तो आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 16वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होता है और यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप इस ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप पर जाकर आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग पढ़ सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले जो भी भाग है आप उनको देखने के बाद ही इसे देखिएगा, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। नहीं तो अगर आप एक ही पार्ट देखते हैं तो आप बीच में ही देख पा रहे हैं, आगे और पीछे का आप कुछ नहीं जानते। तो सबको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है कौन? यह है आर्टिकल 57। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति के बारे में देखें तो यह एक भारत का सबसे बड़ा पद आप कह सकते हैं और इससे कई सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। जैसे कि कई बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, तो यह है आर्टिकल 52। 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि वैधानिक मतलब कि प्रधान होगा, केवल संवैधानिक प्रधान होगा, लेकिन जो मेन पावर होता है ये हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री और उनसे ज़्यादा पावर उनके कैबिनेट में होता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि मतलब कि भारत में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो आप ना तो आप पीएम कह सकते हैं ना ही आप राष्ट्रपति कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है केंद्रीय कैबिनेट, क्योंकि जब भी कोई बड़े फैसले लेने होते हैं केंद्रीय कैबिनेट के अप्रूवल के बाद लिए जा सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के लिए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला है तो कम से कम उसकी 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर चुने जाने योग्य होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसको जो मतलब एक जो उसको मत देने वाले लोग हैं, जिससे कि इनको अगर हम मतदान की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक, ये इनको मत देते हैं। तो इनमें से 50 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, तभी जाकर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो पाएगा। इसके अलावा और कई सारे फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं। अगर हम देखें राष्ट्रपति से, तो जैसे कि पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति मंथ का। देखिए, ये वेतन पहले 1.5 लाख रुपए होता था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है और ये हो गया है 5 लाख। ये टैक्स से मुक्त होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कई सारी पावर होती हैं, जैसे कि ये युद्ध के समय घोषणा कर सकते हैं, किसी को क्षमा दान दे सकते हैं। इनके अलावा इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ये तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहिए। अमेरिका और इंडिया के बारे में बात करें तो अमेरिका और इंडिया के प्रेसिडेंट अलग अलग है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है ये पावरफुल होता है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट पूरी तरह से कैबिनेट पे डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं चुना जा सकता, लेकिन इंडिया में अनलिमिटेड बार किसी व्यक्ति को चुना जा सकता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मतदान हुआ राष्ट्रपति का और मतदान होने में ही विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो आप किस कोर्ट में जा सकते हैं? तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा आप किसी भी कोर्ट में, जैसे कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कहीं पे नहीं जा सकते। सीधे और सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना होता है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और वो अपना शपथ ले लिया और काम करने लगा, उसने 3-4 फैसले भी ले लिए, लेकिन तब तक 10-15 दिनों के बाद पता चला कि अरे जो इनका मतदान हुआ था इसमें गड़बड़ी हुई थी और ये तो राष्ट्रपति चुनने लायक हैं ही नहीं, मतलब कि ये तो हार गए हैं। तो उस कंडीशन में जो इनके किए गए काम रहते हैं ये अवैध घोषित नहीं होते हैं। अवैध घोषित नहीं होते हैं, ये हमेशा वैलिड होते हैं, क्योंकि कई सारे कारण हैं। क्योंकि ये जो फैसले होते हैं ये हमेशा केंद्रीय कैबिनेट के होते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? तो जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये देगा हमेशा और हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को। देखिए, भारत में प्रेसिडेंट और एक होता है वाइस प्रेसिडेंट।
अगर प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देगा तो वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देंगे तो प्रेसिडेंट को, दोनों एक दूसरे को देते हैं। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहें तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। क्या आप बता पाएंगे कि इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, इनका क्रम कौन सा है, राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम कौन सा है? अगर आपको ऑप्शन दें तो 13, 14, 15 और 17 कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का बस एक ही कारण संविधान में लिखा गया है और यह है संविधान का अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब कि संविधान के रूल को अगर कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति नहीं मानता है तो उसे हटाया जा सकता है उसके पद के द्वारा, और ये जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग बोला जाता है। महाभियोग, इम्पीचमेंट। इस महाभियोग में, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है हमने अमेरिका से लिया है, और होता क्या है कि सबसे पहले जो संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें एक में इसको लाया जाएगा और इसको यहाँ से 2/3 वोटों से पास कराना होता है। जो यहाँ पे पास हो जाएगा तब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहाँ पे इसके आरोपों की जांच की जाएगी और अगर वहाँ पर भी इसे पास करा दिया गया तो राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त मान लिया जाएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो यह है आर्टिकल 61। इसके अंतर्गत बस आप ये भी जानिए कि लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है, अमेरिका से लिया गया है और 2/3 वोटों से इसे पास कराया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होंगे उनको 14 दिन का पहले, मतलब 14 दिन पहले की नोटिस भी देनी होती है, ताकि अगर वो चाहें तो अपना बचाव लोकसभा या फिर राज्यसभा में खड़े होकर कर सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, लेकिन जब पास कराने की नौबत आएगी तो 2/3 होना जरूरी है। देखिए, कई बार क्या होगा, यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट है, उसको समझिए। लोकसभा में होते हैं 550 लोग, एक एवरेज की बात बता रहे हैं। वैसे तो 545 पे इलेक्शन होते हैं, 552 लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 550 की बात करें तो इसमें से कई बार 200 लोग अब्सेंट हो गए तो बचे 350। तो इस 350 का 2/3 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे पूरे 550 का 2/3 लिया जाएगा। मतलब कि उतने लोग होंगे तभी उस बिल को पास कराया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना। हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। जैसे महाभियोग चलाना होता है तो मान लीजिए कि ये लोकसभा में लाया गया, कुछ मेंबर ला दिए कि हाँ प्रेसिडेंट पे महाभियोग चलाना है, तो ये जाएगा लोकसभा के स्पीकर के पास। पहले तो स्पीकर देखेगा कि हाँ ये जो मामला उठाया गया है ये वास्तव में ऐसा है या फिर नहीं है। अगर है तो स्पीकर एक नोटिस जारी करेगा और नोटिस मिलेगा प्रेसिडेंट को। ये नोटिस के 14 दिन बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये नोटिस इसलिए दिया जाता है कि प्रेसिडेंट चाहें तो सामने आ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी सच्चाई को बता सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। मतलब कि देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, इसके जो निर्वाचित लोग होते हैं, जो इलेक्ट, मनोनीत नहीं, जो इलेक्ट होके गए हैं वो लोग, इसके अलावा जो विधायक होते हैं। अब विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। तो हमारे यहाँ जो भी स्टेट है वहाँ विधानसभा है तो वहाँ पे होंगे विधायक। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 3 में, पहले 2 में था लेकिन अब 3 में विधायक होंगे। जैसे कि पहला है दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा आप बता सकते हैं, बताइए अगर पता है आपको तो। 2 सेकंड हम रुक रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी के साथ सीएम है वहाँ पे विधायक होंगे, तो उनके चुनाव में ये 3 लोग भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधायक। लेकिन जब उन पर महाभियोग लगाना होगा तब विधायकों का कोई रोल नहीं है, केवल लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही महाभियोग लगा लेती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ की है? तो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। मतलब कि कभी कभी राष्ट्रपति नहीं है, उनको हटा दिया गया, मृत्यु हो गई या फिर किसी भी कारण से,
तब उनके जगह को वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे अब प्रेसिडेंट का काम करने लगेंगे, वेतन इनको प्रेसिडेंट वाला मिलने लगेगा, वाइस प्रेसिडेंट वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। जब चुनाव हो जाएगा तो एक नए प्रेसिडेंट आएंगे, और जब नए प्रेसिडेंट आएंगे तो ये इस दिन से 5 साल रहेंगे। ये थोड़ी छोटी बातें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं। मान लीजिए कि 2012 में, 12 में नहीं, ये पिछला हो गया, 2022 में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। अब कायदन मतलब बाय रूल इनको 2027 में हटना चाहिए, 5 साल में। लेकिन 2024 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक नया चुनाव होता है। अब जो नए प्रेसिडेंट आएंगे ये कहाँ तक रहेंगे? 2027 तक नहीं, 2029 तक, क्योंकि इस दिन से 5 साल जोड़ा जाएगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ये होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मतलब कि प्रेसिडेंट उनकी डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई या फिर नहीं है, तो अब कौन करेगा? क्योंकि जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम करेंगे। लेकिन अब तो प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित ना हो, कहीं टूर पे गए हों या फिर उनकी तबीयत सही नहीं हो, वो 14-15 दिन की छुट्टी पे हो? तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश के बाद जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको भेजा जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जजों की संख्या कितनी है? पहले 31 हुआ करती थी, अब बताइए कितने होती है। अगला है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। यह है केवल आर्टिकल 111। वो भी इनको कई सारे लिमिटेशन है, जैसे कि एक बार रोक सकते हैं, अगर वो वित्त वाला मामला होगा तो रोक ही नहीं सकते हैं। तो ये सारे लिमिटेशन है, लेकिन आप आर्टिकल जानिए, ये है 111। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, यह आर्टिकल 53 में बताया गया है। देखिए कथन और कारण दिया गया। कथन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में है, तो ये तो सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार द्वारा व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। सही कथन है तो यहाँ पे देखिए सभी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। वह कौन थे? ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कई बातें हैं। देखिए पहले आप जेबी वोट के बारे में जान लीजिए। ये होता है कि जब भी कोई बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए तो प्रेसिडेंट उस पर ना तो ना कहें ना तो हाँ कहें और उसे रख दे, इसे कहते हैं जेबी निषेधाधिकार। ये किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। अगर आप देखेंगे ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पीरियड को तो ये रहे 1982 से लेकर के 1987 तक। जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करा दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको मिला है? तो ये मिला है प्रेसिडेंट को। हालांकि अगर वो वित्त वाला होगा तो प्रेसिडेंट भी नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और है तो प्रेसिडेंट 1 से 2 बार उसको रिटर्न कर सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है किसी भी विधेयक को आपत्तियों के सही संसद के पास वापस भेजना या फिर विधेयक को रोक करके रखना। देखिए वैसे होता नहीं है ऐसा। कारण यह है कि जो भी सरकार होती है उसका प्रेसिडेंट होता है, मतलब उन्हीं लोगों के मतों से प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, तो वो अपने माफिक बनाए जाते हैं जो कभी ऐसा करते नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है, तो यह है 6 सप्ताह। जैसे कि मान लीजिए कि साल भर में 2 ही बार संसद का सत्र होगा। जब संसद का सत्र होगा तो कानून बनेगा। अब इस समय कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कोई कानून बनाना अधिकारी जरूरी है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं।
अध्यादेश जारी करेंगे, कानून बन जाएगा और जब अगला सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस पर कानून बना लिया जाएगा, तब तो ठीक है, नहीं तो ये अध्यादेश कोलैप्स हो जाएगा। अगला है किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। मतलब कि क्या होगा कि हमेशा कोई जब बिल पास करानी होती है तो उसमें कैबिनेट से विचार विमर्श कराया जाता है। निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देने के दौरान। मतलब कि क्या होता है कि जब बड़े फैसले लेने होंगे तो राष्ट्रपति को हमेशा कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, तब तक कैबिनेट नहीं कहेगी तब तक आप नहीं कर सकते। लेकिन जब छोटे फैसले होंगे तो वहाँ पे विधेयकों पर अगर किसी पे स्वीकृति देना है तो वहाँ पर उनको सलाह लेना जरूरी नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 के चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, जब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दे दी आर्टिकल 123 के तहत। अब देखिए आर्टिकल 123 क्या है, तो आर्टिकल 123 वही है जिसमें अध्यादेश के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है आर्टिकल 143 में। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पे सलाह चाहिए, सुझाव चाहिए, तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। ये होता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इस सलाह को माने। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको किसको, कई सारे लोग हैं, राज्यपाल को, महान्यायवादी को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, तो कई सारे लोग हैं। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे, जब हम बात कर रहे हैं थियरी वाली वीडियो की। वैसे ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएगी। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, यह आर्टिकल 160 में बताया गया है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसको मिलता है, राज्यपाल को। और राज्यपाल किसको करेगा, जो भी बहुमत दल का नेता होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में सही नहीं है। तो देखिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको स्वीकार करे। अच्छा लगे तो स्वीकार करे, परामर्श तो मांग लिया है, लेकिन अच्छा नहीं लगे तो स्वीकार नहीं करेगा, तो ये स्वीकार करने वाली बात सही नहीं है। संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, मतलब कि संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। देखिए जब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की बात आएगी तो ये हमेशा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उनको हटाने का काम राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। उनको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। इस महाभियोग की सिफारिश भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ही करता है, हालांकि संसद का कोई भी सदन भी कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक कैसी शक्ति है, तो ये उनकी न्यायिक शक्ति है। मतलब कोई व्यक्ति सजा भुगत रहा है, उसको 25 साल की सजा है, राष्ट्रपति चाहें तो उसे 14 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 7 साल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो चाहे तो उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर पाएंगे। हालांकि जो भी ये करेंगे ये फिर से चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, ये रूल है। अब कोर्ट इस पे क्या करती है वो आगे की बात है। भारत के राष्ट्रपति को जो प्राप्त अधिकार हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हैं विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नाम मात्र के हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वे संसद के पटल पे क्या रखवाएं। देखिए जो भी वित्त आयोग, मतलब आर्टिकल 280 के तहत जो भी वित्त आयोग होता है, ये जो भी रिपोर्ट लगाता है उसको संसद में रखा जाता है। इसके अलावा जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी जो रिपोर्ट रखता है ये भी संसद में रखा जाता है। SC/ST आयोग का जो प्रतिवेदन होता है ये भी संसद में रखा जाता है, लेकिन किसके आदेश से रखा जाता है, तो ये रखा जाता है प्रेसिडेंट के आदेश से, क्योंकि ये सभी लोग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजते हैं और प्रेसिडेंट उसे संसद में रखवाते हैं। यह संवैधानिक विशेषाधिकार है जो कि राष्ट्रपति का नहीं है, यह है वित्तीय बिल को
पुनर्विचार हेतु लौटाना। चलिए एक चीज आप कमेंट करके बताइए कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कितने साल तक रहे, ये लास्ट कब तक रहे राष्ट्रपति, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। या फिर आप यही बता सकते हैं कितने साल तक, ये आपका क्वेश्चन होगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश राजा अलग होता है और भारत के राष्ट्रपति अलग होते हैं। ब्रिटिश राजा का चुनाव नहीं होता है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल होता है, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति को उतनी पावर नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? यह है नीलम संजीव रेड्डी। दरअसल हर बार कोई ना कोई कंपटीशन में खड़ा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति निर्विरोध नहीं चुना जाता, लेकिन जब नीलम संजीव रेड्डी की बात आई थी तो उस समय जो भी अदर लोग थे सबका पर्चा खारिज हो गया और ये निर्विरोध जीत गए। अगला है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं संसद की तो वहाँ पे मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके संसद बनता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट के साइन जरूरी है, जब तक साइन नहीं होगा ये कानून नहीं बन पाएगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। ये बिल्कुल सही है, हालांकि एक नया पद बनाया गया था 1 जनवरी 2020 को, जो कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज भी सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भले ही वो सेनापति हैं लेकिन उनको अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के अनुसार करना होता है। कहीं पे युद्ध करना है, कैबिनेट अप्रूवल देगा तो युद्ध होगा, समझौता करना है, कैबिनेट अप्रूवल होगा तो समझौता होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ये हैं बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनफैक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी को बनाए गए थे प्रेसिडेंट, और ये रहे थे 13 मई तक 1962। यही क्वेश्चन हमने आपसे अभी पहले पूछा था। यहाँ पे देखिए एक सूची है कौन कब तक रहा, तो यहाँ पे देखिए तो सही करके दिया गया है, परीक्षा में आपसे सही पूछा जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, संजीव रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 से 69 और बेबी गिरी 69 से 74। राष्ट्रपति होने से पहले भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पे आसीन नहीं थे। यह है नीलम संजीव रेड्डी। इससे पहले अक्सर लोग उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति बना दिए जाते थे, लेकिन ये पहले ऐसे थे जो कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसको जाना जाता है? यह है डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के राष्ट्रपतियों में ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित रहे? ये रहे बीबी गिरी। क्या आप बता पाएंगे बीबी गिरी का टाइम पीरियड? ये चौथे थे। बताइए इनका ये कब से कब तक रहे? अगर आपको इनका हम स्टार्टिंग बता दें, यह 69। बताइए कब तक रहे? भारत के राष्ट्रपति को कौन है जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था? ये है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम कब से कब तक रहे? ये रहे थे 2002 से लेकर के 2007 तक। इनमें से कौन है जो कि मुख्य न्यायाधीश में से एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। बस एक ही हैं जिनको कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला था। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। होता क्या है कि जब भी नई लोकसभा चुन करके आएगी तो राष्ट्रपति वहां पे अपना भाषण देंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति का जो भाषण लिखा जाता है पूरी तरह केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिखा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे हिंदी में पढ़ने के लिए या फिर इंग्लिश में पढ़ने के लिए और पीडीएफ के लिए आप इस ऐप पे जा सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारी वीडियो जो कि ऑलरेडी अपलोड है उनका भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।